हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ कंचन। आज हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ को स्टडी करेंगे। वैसे तो ये बच्चों सारी क्लासेस के लिए जितनी भी 6, 7, 8 के जो बच्चे होते हैं या 9, 10 के बच्चे होते हैं या फिर जो भी लोग किसी की चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें SST आता है आपका, उन सभी क्लासेस के लिए, सभी बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल है। बट स्पेशली ये मैंने छवि गोयल राइटर है, इट इज़ नॉट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द NCERT। दिस कॉन्सेप्ट आई कैरिड आउट फ्रॉम द छवि गोयल हु इज़ राइटर ऑफ दिस बुक। तो आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इसको मिलकर स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं व्हेन वेयर एंड हाउ, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा ना कि किस तरीके से लोग व्हेन यानी कब, वेयर एंड कहाँ, एंड हाउ और कैसे यानी कब क्या चीज़ हुई थी, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं। जैसे मान लो कुछ टाइम पहले अगर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं या कोई दोस्त या आप ही क्लास के 2 बच्चे कभी बात करते हैं तो अपने दोस्त से पूछते ना, अरे तुम कब गए थे, लेकिन कहाँ गए थे और कैसे गए थे। आजकल तो कोविड-19 चल रहा है, फिर तुम्हें जाने की परमिशन मिल गई। तो ये सारी चीज़ें हम उत्सुक रहते हैं कि क्या जानने के लिए, कि जो भी चीज़ हमारे कुछ समय पहले हुई है तो किस व्यक्ति ने किस तरीके से कार्य किए हैं, किस तरीके से उन्होंने वो गए हैं या कैसे आए हैं, कैसे गए हैं, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है ना। तो आज हम इसी चैप्टर को स्टडी करेंगे। आपका एक मिनट बच्चों, एक सेकेंड, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ, सॉरी माइक सेट कर लूँ। हाँ, तो हम ना आज इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री का। आपने 6th क्लास में आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम इसमें आपका क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री तो पढ़ेंगे साथ में ही, और इसका जो मिडिल पार्ट होता है हम उसको भी स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है कि जो हिस्ट्री है वो किस किस लेवल पे डिवाइड है। जैसे मैंने कुछ बच्चों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो इंडियन हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू द कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। मैंने आपको बताया था ना कि जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट पार्ट में डिवाइड है, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में डिवाइड है। जो एंशिएंट है बेटा, वी कुड नॉट गेट अ लिटरेचर सोर्स फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, ओके। And medieval history we got literature source and written by someone. And modern history, if we are talking about this period, is called when under the British, when we are under the British, जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे ना, उस टाइम को हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री जब हमारे पास कोई सोर्स वगैरह नहीं थे, या मान लीजिए हमारे पास पेपर नहीं था, कुछ चीज़ का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इन सारी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, राइट। तो आज हम इसी में पढ़ेंगे। जैसे कि 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में क्या हुआ, यानी मिडिवल हिस्ट्री क्या है, द बिटवीन द पार्ट ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड मिडिवल हिस्ट्री। ओके बेटा, तो हम इसी चैप्टर में आपका मिडिवल हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करेंगे। जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो सारा आपका मैंने पहले अपलोड की थी वीडियो 6th क्लास की, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो जो हिस्ट्री है, जिस लेवल पे ये चीज़ डिवाइड हुई है, जिस तरीके से ये हिस्ट्री डिवाइड हुई है, वो थ्री वेज पे डिवाइड हुई है। तो जो जितने भी डेवलपमेंट है, तो सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट की आती हैं, जितना भी विकास हुआ है वो सारा अलग अलग लेवल पर आएगा। ये सारी चीज़ें आपका, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो मिडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है 600 एंड 1400 CE तक का माना जाता है, लेकिन कुछ ये तो टाइम पीरियड आपका यूरोप कंट्रीज में मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में बोला जाता है कि जो हमारा मिडिवल पार्ट था, जो मिडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट था 700 to 17 CE तक था। यानी कि जैसे आप क्या चल रही है, 2021 चल रही है ना, कौन सी ईयर है 2021,
तो जब जिस टाइम पे 700 ईयर्स चल रही थी उससे लेकर और 1700 तक जितना भी जो पार्ट आता है वो सारा हमारा मिडिवल हिस्ट्री में आता है, और जो 700 से जो अपर का पार्ट है वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। ओके बेटा, गॉट इट। इसी में हम इसको आज स्टडी करेंगे। फिर बेटा एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो मिडिवल हिस्ट्री है ये आपका फिर से दो चीजों में डिवाइड हो गया, यानी जो ये डिवाइड तो 3 पार्ट्स में, बट इसकी सब डिवाइडेड भी है। जैसे कि जो अर्लियर एंड लेट, तो जो अर्लियर मिडिवल में आता है वो आता है आपका जो पार्ट आता है 700 ईयर्स से लेकर 1200 ईयर्स तक, और जो आपका लेट मिडिवल हिस्ट्री आती है वो आता है आपका 12 to 1700 ईयर्स। ओके बेटा, आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड इजीली। और आप जब भी इस चैप्टर को स्टडी करें अपनी बुक के साथ स्टडी करें। दोज स्टूडेंट्स हैव बुक्स, प्लीज फॉलो विद दीज वीडियोज विद योर बुक्स। ओके बेटा, फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि अब जो मिडिवल हमारा हिस्ट्री पीरियड है उसमें मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या था, यानी जो बड़ी बड़ी चीजें क्या हुई थी, क्या क्या बड़ा बड़ा कि किस चीज की रिगार्डिंग पे बेस पे बात होती है कि मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या चीजें सारी हुई थी। हम ये पढ़ सकते हैं कि बिफोर वी स्टार्ट, यानी स्टार्ट करने से पहले, आप यू कैन सी इन दिस पैराग्राफ, राइट, बिफोर वी स्टार्ट, राइट ना, discussing the various events and developments that took place during the medieval period of Indian history। यानी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस किया, अभी मैंने बताया था ना कि जो डेवलपमेंट हुए वो किस बेस पर हुए, कौन सा पीरियड में किस तरीके की बातें हुई हैं, तो हम ये सारी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिर लेट अस ट्राई टू डेवलप एन इंसाइट इनटू द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस द कैरेक्टराइज्ड दिस पीरियड। कि चलो अब देखते हैं कि जो ये डेवलपमेंट हुआ है वो इसकी पहुंच कहाँ तक पहुंची है, यानी किस किस बेस पे इसका डेवलपमेंट हुआ है। पॉलिटिकल बेस पे किस तरीके से डेवलप हुआ है, सोशल में किस तरीके से डेवलप हुआ था, इकोनॉमिक यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति, सोशल क्या है सामाजिक, और पॉलिटिकल क्या है राजनीतिक। ठीक है बेटा, तो इन सारी चीज़ों को, कल्चरल हमारी जो सभ्यता है किन किन चीज़ों की वजह से किस तरीके से चेंज आए, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों की करेक्टरिस्टिक होता है बेटा विशेषताएं। करेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा, विशेषताएं। तो ये थोड़ा इसका फेड हो रही है, मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगी। जो करेक्टरिस्टिक होते हैं उनको हम विशेषताएं कहते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी करेक्टरिस्टिक निकले सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और कल्चर्स के जितने भी डेवलपमेंट हुए उन सारी विशेषताओं के बारे में आज पढ़ेंगे। द इनिशियल फेजेस ऑफ द पीरियड अंडर स्टडी वाज मार्क्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ रीजन्स किंगडम। बेटा जो इस फेज में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से राजाओं ने किस तरीके से अपना कंट्री यानी कि हमारे इंडिया पे किस तरीके से राज किया था और किस तरीके से उनमें पावर थी, किस तरीके की पावर थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन नॉर्थन सेंट्रल इंडिया, ऐसे आप लोग सभी जानते हैं ना, ये मैं ड्राइंग थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आई ट्राई यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से है ना हमारा भारत, आई होप, तो हम इसको ना किस तरीके से पार्ट को डिवाइड करते हैं। इधर ईस्ट का एरिया, राइट बेटा, है ना, इधर है आपका वेस्ट, ओके, एंड देन नॉर्थ एंड डाउन इज साउथ। ओके बेटा, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा सेंट्रल एरिया का जो पार्ट था, अब सेंट्रल एरिया कौन सा हो गया, ये वाला बेटा, राइट, ये एरिया जो हमारा सेंट्रल एरिया कहलाएगा कि नहीं, ये सारा एरिया, ये सारा क्या है, सेंट्रल एरिया है ना बेटा। तो जो हमारा सेंट्रल एरिया है ये क्या कह रहा है कि उस पर राजपूत लोगों का राज था। किसका राज था बेटा, यानी कि राजपूत जो राजा थे वो लोग इस पर राज करते थे या अपना क्लेम रखते हैं कि नहीं, हम तो राजपूत राजा का ये क्षेत्र माना जाता है। और राजपूत राजा क्या कहते थे कि जो हमारा वंश है वो किससे, सोलर फैमिली से है बेटा, यानी हम सूर्य वंशज हैं। जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, सूर्य वंश से हुई है।
ये कौन कहता था? राजपूत कहते थे। हम राजपूत राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये सारी बातें कौन कहता था? राजपूत कहते थे। फिर जो लूनार फैमिली के लोग होते थे, एक तो सूर्यवंश के लोग होते थे और एक जो लूनार फैमिली, सौर फैमिली के लोग कहते थे कि हम सूर्यवंश से, उन्हें सोलर फैमिली बोला जाता है। और जो लूनार फैमिली से थे उनको हम चंद्रमा की फैमिली से काउंट करते हैं। और जो चंद्रमा की फैमिली चंद्रवंश कहलाता है, वो क्या कहलाता है बेटा? चंद्रवंश कहलाता है। और चंद्रवंश के लोगों को क्या कहा जाता है? लूनार फैमिली। क्या कहा जाता है? लूनार फैमिली। फिर इसी में बात आती है कि इस तरह जब इन लोगों का जो राज था वो कहाँ था? ये सेंट्रल एरिया में। मैंने बताया था ना सेंट्रल एरिया कौन सा है? ये जो बीच का पार्ट है इंडिया का। तो जो सेंट्रल एरिया में जो ये पार्ट बताया था वो क्या कहता है कि जो सारा बात हुई है हमारी, किसमें हुई है? ये सारा जो पार्ट है हमारा राजपूत वंश था। और राजपूत वंश किसका था? राजपूत वंश में सूर्यवंश और चंद्रवंश लोगों का राज था। इसी के आगे कुछ लाइन और हमें एक्सप्लेन करती है। ये जो लोग थे वो सैक्रिफाइस के लिए जाने जाते थे, यानी कि बलिदान। सैक्रिफाइस क्या है बेटा? बलिदान। ये लोग सैक्रिफाइस से जाने जाते थे, ये बहुत ज़्यादा अपना बलिदान देते हैं। और कंडक्ट बाई सेज वशिष्ठ ऑन द पीक ऑफ द प्रेजेंट डे माउंट आबू। और ये बोला जाता है कि जो इनको माउंट आबू में जो है ना, वहाँ से बिलोंग करते थे सेज वशिष्ठ, यानी जो साधु थे वशिष्ठ नाम के, उनके वंश से ये लोग बिलोंग करते थे, जो कि माउंट आबू में माना जाता है कि जो सेज वशिष्ठ वो कहाँ रहते थे? माउंट आबू में रहते थे। इसी को फिर कहते हैं कि जो दे क्लेम्ड डिसेंड फ्रॉम अग्निकुल कुल। अच्छा, जो सेज वशिष्ठ जैसे जो चंद्रवंश थे उन्हें लूनार कहा जाता है, राइट। और जो सूर्यवंश थे उन्हें सोलर फैमिली से बोला जाता है। अब कुछ ये लोग किसके नाम से सैक्रिफाइस के लिए जाने जाते थे, लेकिन जो बोला जाता है कि जो सेज वशिष्ठ के द्वारा जो फैमिली आई थी जो कि माउंट आबू में रहते थे, उनका क्लेम है कि उनका जो मानना है, क्या मानना है कि उनका जो पैदाइशी है वो किससे हुई है? अग्निकुल से हुई है बेटा। किससे हुई है? अग्निकुल से। यानी कि ये लोग अग्निकुल से बिलोंग रखते हैं। और क्योंकि अग्निकुल से बिलोंग रखते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं प्रतिहारास एंड चौहान। क्या कहा जाता है बेटा इनको? प्रतिहारास एंड चौहान। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट बेटा। इनको क्या कहा जाता है? प्रतिहारास एंड चौहान। फिर कहते हैं ये लोग कि दीज अब इन प्रतिहारास को ही, इनके साथ ही सोलंकी भी आते हैं। जो देखो सोलर फैमिली से थे राजपूत, तो जो सूर्यवंश के लोग सूर्यवंश कहलाए, चंद्रवंश के लोग लूनार फैमिली से कहलाए और चंद्रवंश कहलाए। जो लोग सेज वशिष्ठ यानी कि जो साधु वशिष्ठ से जो बिलोंग करते थे वो कहते थे कि नहीं, हम अग्नि कुल से उत्पन्न है, इसलिए उनको प्रतिहारास एंड चौहान कहा जाता है। और सोलंकी एंड पावर्स को ही परमार्स भी कहते हैं। These four clans played an important role in the history of this period. और ये सारे लोग हिस्ट्री में अपना मेन रोल निभाते हैं। इन्हीं से जरिए हमें पता चलता है कि बेटा कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है, किस तरीके से किस राजा ने अपना शासन किया है। ओके, फिर है बेटा आपका एक सेकेंड, जो आपका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो इनका स्थापित हुआ है, जो मिडिवल पीरियड मैंने बताया था ना, राजवंश लोग रहते थे, राजाओं का जो पीरियड होता था अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा लोग रहते थे। जैसे सूर्यवंश है, चंद्रवंश है और वशिष्ठ का जो अग्निकुल है, वो सारे लोग अपने अपने धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे, इसी वजह से ये लोग अपना अलग अलग एरिया करते थे। तो दिल्ली के जो सुल्तानों की जो बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो दिल्ली में जो पीरियड आया था सल्तनत पीरियड, क्या कहलाता है वो? सल्तनत पीरियड। और जो कहा जाता है कि वहाँ दिल्ली में सबसे पहले जो पीरियड था वो तुर्कीज का था। किसका था बेटा? तुर्कीज लोगों का था। सल्तनत पीरियड में किसका था? तुर्कीज का था। आई होप बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हो। और फिर ये कहते हैं उसके बाद सबसे पहले तुर्कीज आए। तुर्कीज कहाँ थे? नॉर्थ वेस्ट। अभी मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया था ना, कहाँ से आए थे?
नॉर्थ वेस्ट से। इसे डायग्राम बनाया था ना मैंने। इस तरीके से तो जो कौन आया था नॉर्थ ईस्ट से, तुर्कीज आए थे नॉर्थ ईस्ट। जैसे बात बेटा आपका इधर साइड में ईस्ट है ना, देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस पेन से ईस्ट और इधर नॉर्थ है ना, तो इस साइड से, यानी जो इस साइड से जो लोग आए थे वो कौन थे, तुर्की से थे। नॉर्थ ईस्ट से कौन आया था, तुर्कीज आए थे। फिर उसके बाद आप सॉरी बेटा नॉर्थ ईस्ट से नहीं आए थे, ये लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट से। एक सेकेंड मैं इसे पूरा बना लेती हूँ। जो तुर्कीज आए थे वो कहाँ से आए थे बेटा, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। ऐसे कौन आया था, तुर्कीज। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आता है मुगल एम्पायर। जब पहले तुर्कीज रहते थे उसके बाद कौन आया था, मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर और तुर्कीज इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल है हमारे इंडियन पॉलिटिकल इवेंट्स में। एंड फेडरलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म बेटा एक, इसको हम कह सकते हैं सामंतवाद। क्या कह सकते हैं फेडरलिज्म को, सामंतवाद। फेडरलिज्म एक ऐसी प्रथा है, मैं आपको बता दूं कि जैसे राजा या कोई सामंत या कोई अमीर व्यक्ति, जो लोग खेती वगैरह करते थे उनकी भूमि को ले लेते थे और उसके बदले में उनको अपनी सेना से उनका रक्षण करने का वादा किया करते थे। दोबारा समझो बेटा, जो ये राजा, जो रिच लोग थे और जो राजा लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो लोग क्या करते थे, पहले इंडियंस लोगों से उनकी जमीन पर खेती करवाते थे और उनसे खेती करवाने का कुछ हिस्सा अपने पास लेते थे। और उसके बदले में, क्योंकि वो उनको हिस्सा दे रहे हैं अपनी खेती का, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस राजा को दे रहे हैं, इसकी वजह से राजा उनको अपने अंडर में ले लेता था और उनको अपना संरक्षक कहता था कि मैं आपका रक्षक हूँ और मेरी मिलिट्री आपकी सेवा करेगी अगर आप पर कोई भी दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। अगर हम बात करें कि जो फेडरलिज्म है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यू गिवन द आंसर इज द पीरियड बिटवीन द तुर्कीज एंड मुगल टाइम, राइट। जो पीरियड था मुगल और तुर्कीज के बीच के टाइम का, तो उन लोगों ने ही इस फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। आई होप आप लोगों को ये फेडरलिज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर बेटा इसी इवेंट में ही, इसी दौरान कुछ और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई, जैसे कि जो आपकी जो खेती वगैरह नापते हैं ना, लैंड रेवेन्यू, उसको किस तरीके मापना चाहिए, या फिर ये सारी चीज़ें, जो ट्रेड, जो व्यापार था, मिडिवल पीरियड में ही आपका व्यापार भी बहुत अच्छे से किया जा रहा था। उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो सिस्टमेटिक चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए, उनका असेसमेंट होने लगा, लैंड रेवेन्यू होने लगा, खेतीबाड़ी की मापन कैसे होनी चाहिए। ये सारी बातें कब से स्टार्ट हुई बेटा, मिडिवल पीरियड से, नॉट इन एंशिएंट। एंशिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ जो जितना भी ये मैटर है ये इंट्रोड्यूस किया कराया गया है कब से, सिर्फ और सिर्फ मिडिवल टाइम से। फिर इसके बाद ही कुछ चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस में आई मिडिवल टाइम में। देखो बच्चों ये सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझ लेना। तो जो आपका कुछ और भी असेमिलेटिव चीज़ें हुई, असेमिलेटिव बेटा जैसे कुछ तुलनात्मक चीज़ें, जैसे हम तुलना करते हैं ना कि कौन सा राजा ने किस बारे में अच्छी चीज़ें बताई हैं। कुछ और भी चीज़ें उभर कर आई उस टाइम पर, धर्म से रिलेटेड चीज़ें उभर कर आई। किससे रिलेटेड उभर कर आई थी, धर्म से रिलेटेड। उस टाइम पे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट बहुत हुए थे, यानी जो हिंदू लोग थे वो लोग गाना बजाकर, गीत गाकर भगवान की आराधना करते थे। जो सूफी संत थे वो लोग भी नाच गाकर अल्लाह की प्रार्थना करते थे। आप लोगों ने सुने होंगे ना, सूफी सॉन्ग भी तो चल रहे हैं आजकल, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, वो सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी बेटा, मिडिवल टाइम में। कहाँ हो रही थी बेटा, मिडिवल टाइम में। बेटा ये ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड में होता है किसी भी चीज़ का शुरू होना,
ट्रिगर्ड मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का शुरू होना। और जो रिफॉर्म है, रिफॉर्म होता है किसी भी चीज़ में सुधार लाना। तो जो सुधार आ रहे थे, जो मूवमेंट हो रहे थे, किस किस में हो रहे थे, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। और इन्हीं चीज़ों का आरंभ हुआ था इन द मिडिल पीरियड। इसी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे एग्रीकल्चर है, लैंड रिवेन्यू है, टेक्नोलॉजी है, और आपका ग्रैंड्योर है, मैग्निफिशेंस है ऑफ मिडिवल इंडिया। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की डेवलपमेंट होने लगा था। भक्ति में लोग भूख कर बाहर निकल रहे थे, लैंड रिवेन्यू होने लगा था, फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस होने लगे था। ये सारी चीज़ें कब होने लगी थी, एंशिएंट हिस्ट्री में? नहीं। आपका जवाब क्या होगा? नो मैम, इट इज़ ओनली इंट्रोड्यूस इन द मिडिल पीरियड। ये केवल और केवल सिर्फ किस में इंट्रोड्यूस कराई गई है? ओनली मिडिल पीरियड में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। फिर आता है बेटा, अब इसमें मैंने आपको बताया था, जो जितना भी ज़्यादातर जो चेंज आया वो मिडिल पीरियड में ही आया है। इसी में बेटा आपका बताया जाता है कि जो चेंजेस हुए थे एकदम से, की चेंजेस ओवर 1000 ईयर्स की जो चेंजेस होते हैं, वैसे तो ज़्यादातर हर एवरी 1000 ईयर्स के बाद कुछ ना कुछ चेंज तो होता ही है सोसाइटी में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो चेंज हुए थे, ये बोला जाता है कि 1000 ईयर्स बाद ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी। मैंने आपको बताया था ना क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इसी तरीके से आर्किटेक्चरल भी इंट्रोड्यूस हुआ था, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें। देखो बेटा, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री बताने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। रिसोर्स है ना आपके, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, और आपकी पेंटिंग्स हैं, आर्किटेक्चरल है, एंड रिमेन्स एंड द नेचुरल ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपका ये रिलेटेड करती है, ये सारा मिडिवल पीरियड का पार्ट है। ये सारी चीज़ें हमें क्या जानने में हेल्प करती है? हिस्ट्री को जानने में करती है। जैसे कॉइन्स है, कॉइन्स क्या होते हैं बेटा? सिक्के। भाई जिस राजा का टाइम था उस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए, राइट। और जैसे जैसे राजा चेंज होते हुए वैसे वैसे उनके सिक्के भी चेंज होते। कुछ ने गोल्ड चलाया है, कुछ ने सिल्वर चलाए। इंस्क्रिप्शन होते हैं बेटा, जैसे कि किसी पत्थर वगैरह पे लिखवा दिया, खुदाई करवा दी, उकरे हुए वर्ड होते हैं ना, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, पिलर खड़ा करवा दिया, उस पर अपना लिखवा दी कि मैं इतना अच्छा राजा हूँ, मैंने लोगों के लिए इतने अच्छे काम किए। पेंटिंग्स हैं, जो उस टाइम पे आर्टिस्ट होते थे, वो लोग अपनी पेंटिंग के जरिए राजा की चीज़ों को दर्शाते थे कि कौन सा राजा किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो दीज आर रिसोर्सेज we know about medieval history, how is following that time, right बेटा, किस तरीके से उस दौरान चल रही थी। हम ये सारी चीज़ें मिडिवल हिस्ट्री में जानने में हमारी ये हेल्प करती है, ठीक है ना। फिर आपका आता है आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स बेटा, आर्कोलॉजिकल क्या होते हैं? पुरातत्व। आर्कोलॉजिकल क्या होती है? पुरातत्व। आप बोलोगे पुरातत्व क्या है? मैं पुरातत्व बेटा, जो भी पुरानी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह मिली हैं, वो सारी चीज़ें पुरातत्व में इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आपका ताजमहल है, वो क्या है? आर्कोलॉजिकल रिसोर्स है बेटा। आपका रेड फोर्ट है, वो क्या है? आर्कोलॉजिकल रिसोर्स है। जितनी भी बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स और जितनी भी इंस्क्रिप्शन वगैरह जो हमें मिले हैं, ये सारे आर्कोलॉजिकल यानी पुरातत्व कहलाते हैं। जो कि इन बिल्डिंग्स पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, या किसी राजा के बारे में, किसी रानी के बारे में, किसी प्रजा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से कुछ आर्कोलॉजिकल रिसोर्स हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं आपकी बेटा? जो इमारतें वगैरह होती हैं, सारी बिल्डिंग्स। आपने देखा है ना कि अकबर का महल, कि बाबर का महल, ये सारी बिल्डिंग्स हैं ना। तो जितनी भी सारी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी किस में? हिस्ट्री को जानने में। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स में आपका देखो क्या क्या आता है, प्लेसेस आते हैं जहाँ राजा वगैरह रहते थे, राइट। प्लेसेस आते हैं, स्थान जहाँ राजा वगैरह रहते थे, घूमने जाते थे। टेम्पल्स आते हैं, जो मंदिर वगैरह हैं वो आते। मैंने बताया था ना उस टाइम, उस दौरान क्या होता था, भक्ति और सूफी संत का दौर चल रहा था। फोर्ट्स आते हैं, इट मीन्स जो आपके किले हैं,
रेड फोर्ट है, दोनों जगह है ना, दिल्ली में और आगरा में भी। मॉस्क्यू मस्जिद, मॉस्क्यू क्या होता है बेटा, जहाँ मुस्लिम लोग या जहाँ सारे रिलीजियस मुस्लिम लोग बैठकर अपनी प्रार्थना करते हैं। जिस तरीके से हम लोग मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही वो मॉस्क्यू में जाकर अपनी भगवान से प्रार्थना करते हैं। टॉम बेटा मकबरा आपने सुना होगा ना, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, मुमताज महल का मकबरा, तो ये सारे क्या है, टॉम है। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। फिर इसी में बेटा आपका इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा ही रखा है कि जैसे कि कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो प्रसिद्ध किले, जैसे मैंने आपको बताया था ना, दिल्ली का लाल किला है ना, वो क्या है, फेमस मॉन्यूमेंट्स है। हुमायूं टॉम्स, हुमायूं का मकबरा बेटा बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ विजिट करने जाते हैं हुमायूं टॉम। कुतुब मीनार देखो, दिल्ली में कुतुब मीनार को लोग विजिट करने जाते हैं। किसने कौन करने, वैसे तो ये बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था बनवाना कुतुब मीनार को, लेकिन जो इसका जो जब मीनार बन रहा था तो जब वो एक्सपायर हो गया तो इसकी जो मरम्मत वगैरह वो सारे इल्तुतमिश ने करवाई है, ठीक है ना। तो दीज रिसोर्सेज एंड हेल्प अस फॉर द नोइंग हिस्ट्री। ओके बेटा, इस तरीके से ताजमहल मैंने आपको बताया था ना, ताजमहल भी है, और कुवैत उल इस्लाम एंड जामा मस्जिद, रेड फोर्ट जो कि दिल्ली और आगरा दोनों में है, ताजमहल एंड भोसलेश्वरा टेम्पल, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स है बेटा। फिर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कराती हैं किसके रिगार्डिंग, आर्किटेक्चरल, यानी कि जो वास्तुकला, लोग किस तरीके से उनकी वास्तुकला होती थी, किस तरीके से ट्रेड चल रहा था उस दौरान, किस तरीके से मस्जिद होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त होती है। इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है कि पहले लोग किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते थे, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता था। सोचो उस टाइम पे तो इतनी ट्रैक्टर, इतनी गाड़ियाँ, ट्रेन नहीं थी मिडिवल हिस्ट्री में, तो सोचो इतने जो पत्थर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनवाए गए, किस तरीके से आना जाना हुआ है इनका। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम देखें तो ये कहाँ से मिलेंगे, जिन चीज़ों की बुक्स हैं उन्हें तो बुक्स से पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनका बुक्स नहीं है ना, इनकी बिल्डिंग्स पर कुछ ना कुछ लिखा है, इनसे हमें पता चलता है ये सारे रिलीजियस, कल्चर एंड बिलीव्स के बारे में, कि सारी चीज़ें किस तरीके से हमें हिस्ट्री की नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों दिस चैप्टर एंड दिस पैराग्राफ ऑल्सो। मैंने बहुत अच्छे से धीरे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, और या फिर एक बार फिर से वीडियो को बैक करके एक बार इसको अच्छे से पुश करके देखें। इसी के बाद बेटा हमारा, मैंने बताया ना, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स क्या होती हैं। अब देखो इंस्क्रिप्शन क्या होती है बेटा, जैसे स्तंभ, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। जैसे आपने सुना है ना कि राजा अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन बनवाए, यानी लंबे लंबे स्तंभ बनवा दिए जिस पर फिर अपने शासन के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन होते हैं, कुछ लिखा तो होता है उन पर, लेकिन कुछ आप कह लो कि उकेर कर लिखती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ पत्थर वगैरह कुछ पार्क पर लिखवा देती कि दिस पार्क मेड बाय दिस पर्सन। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में इंक्लूड होती है कि जो खोद कर पत्थर को लिखा गया है, उकेरा हुआ लिखा है, जो कभी किसी चीज़ से मिट नहीं सकता है, वो सारी चीज़ें आपका इंस्क्रिप्शन में इंक्लूड होती है। जो उकेरा हुआ इंस्क्रिप्शन क्या होता है, आपको जो पिलर्स स्तंभ वगैरह जो बनवाए गए हैं। और बेटा एनग्रेव्ड क्या होता है, उकेरा हुआ। एनग्रेव्ड क्या है, उकेरा हुआ, मैंने बताया था ना, उकेर कर जो लिखते हैं, उकेरा हुआ, राइट बेटा। तो ये सारी चीजें किस वजह से एंग्रेव्ड है, यानी उकेरी हुई लिखी, जिससे कि कभी इनको इरेज ना किया जा सके, और किस किस पर लिखी जा सकती है, रॉक्स पर, मेटल्स पर, पिलर्स पर। आपने देखा होगा ना, कुछ थालियों पे लोग नाम लिखवा लेते हैं, राइट। अब वो नाम कितनी भी थाली पुरानी हो जाए, लेकिन वो नाम कभी इरेज नहीं होता है, बिकॉज दिस इज ग्रेव्ड बाय द अदर पर्सन एंड वी कैन से ऑल्सो दिस इज इंस्क्रिप्शन राइटिंग। तो हम इसको इंस्क्रिप्शन राइटिंग कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से लोगों ने स्टोन पत्थर पर लिखवाए, चट्टानों पे लिखवाया है, टैबलेट्स पर
टैबलेट्स पर लिखवाए, मतलब कुछ छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उस पर भी लिखवाया है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए करवाई कि लोग हमको पहचाने। फिर बेटा जो ये रिकॉर्ड मिलते हैं हमें, ये प्रोक्लेम करते हैं कि ये कहाँ से, ये किन किन चीज़ों के बारे में, रिलीजियस यानी धर्म के बारे में, इंस्क्रिप्शन, राइटिंग एंड गिफ्ट्स टू टेम्पल्स, पीपल और विलेजेस, कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए, किस राजा ने किसको गिफ्ट्स दिया है, किसने ये टेम्पल्स बनवाए, किसने मंदिर बनवाए, किसने मस्जिदें बनवाई हैं। ये सारी लोग गांव गांव तक ये बात पहुंचे और गांव के लोगों को पता हो कि कौन सा राजा क्या करवा रहा है, किस तरीके से करवा रहा है। इन सारी चीज़ों के हमें आज जानकारी इन्हीं के ज़रिए मिलती है। यही सारे काम जो करवाए, किन किन लोगों ने करवाए, देखो बेटा, राजपूतों ने भी करवाए हैं, उन्होंने भी कुछ इंस्क्रिप्शन लिखवाए, उन्होंने भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह करवाई हैं। चोलाज रूल्स, जो चोला रूल्स हुए थे उन्होंने भी करवाए। डिसाइडेड देयर आर सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स, कुछ इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे, सेवरल यानी अनेकों इंस्क्रिप्शन तो हमें दीवारों पर देखने को मिलते हैं। जैसे आप कभी ताजमहल घूमने गए होंगे तो आपने देखा है ना, ताजमहल के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वहाँ की जो आसपास की बिल्डिंग्स है वहाँ भी कुछ लिखा है, तो क्या वो इंस्क्रिप्शन है। रेड फोर्ट है, वहाँ भी आप देखते होंगे, वहाँ भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अदर प्लेसेस वॉल्स, और जो दूसरे स्थानों की जो दीवार वगैरह होती है वहाँ भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ऑल दीज इंस्क्रिप्शन यूजली टेल अस अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल एंड समटाइम्स, मैंने बताया ना आपको, ये जो इंस्क्रिप्शन, जो भी ये हुआ, कुछ भी लिखवाया गया, वो किस लिए लिखवाया है कि लोग इनके बारे में जाने कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उनके पास सेनाएं कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है थ्रू द इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स एंड कॉइन्स। कॉइन्स मैंने आपको बता ही दिया है पहले से ही कि ये सारी, जो जिस तरीके से राजा चेंज होते गए वो इस तरीके से कॉइन्स चेंज करवाते गए। फिर जो भी राजा आता था उसी दौरान वो अपने नाम का कॉइन चलवाता था और जनता में बांट दिया करता था। लोग उसी को वजह से अभी देखते हैं कि हमारे एक के सिक्के पर वो 3 शेर बने हुए आते हैं ना, तो क्या है, हमारे स्तंभ है, ये हमारे लिया गया है कि जो लॉइन का माला जो असेंबल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्बलेम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्बलेम कहते हैं, जो असेंबल मिला हुआ है। तो वो क्या है, इससे हमें जानकारी मिलती है ना कि किस दौरान किस तरीके से चीज़ें गई है। तो एम्बलेम क्या है, असेंबल ऑफ फिगर यूज्ड एज अ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग। सिंबल क्या, व्हाट इज सिंबल, एम्बलम, सिंबल क्या है, सिंबल एक चिन्ह होता है, और एम्बलम क्या है, असेंबल ऑफ फिगर, यानी किसी भी सिक्के पर कोई फिगर बना होता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, लाइन का फिगर बना है ना, लाइन का जो शेर का मुंह का जो फिगर बना है वो एम्बलम ही तो कहलाएगा। तो जो एम्बलम है, असेंबल ऑफ फिगर, किसी भी जो चिन्ह है जो कि फिगर बना हो, किसी भगवान का फिगर हो या किसी फूल का फिगर हो, वो जो आकृति होती है वो उभरी हुई आकृति होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्बलम कहलाता है। ये सारे कॉइन्स बनाए गए हैं जिनके जरिए रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। और इन्हीं सिक्कों से ये भी पता चलता है कि लोग किस तरीके से ट्रेड किया करते थे, क्योंकि हमारे जो कॉइन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें किसी अदर कंट्री में भी देखने को मिलती हैं, जैसे इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है। तो हम इन सारी चीज़ों को, या उनके सिक्के हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि पहले भी ट्रेड बहुत अच्छे से हुआ करता था। इन सारी चीज़ों में हम इस एम्बलम को जानने की कोशिश की है। फिर जैसे जैसे सुल्तान चेंज होते गए दिल्ली के, वैसे ही वो लोग अपने अपने नाम के एम्बलम बनवाते गए। चोलाज एंड अदर रिलीजियस रूल्स इशूड बाय मैनी कॉइन्स, चोलाज ने भी अपने इशूड कराए काफ़ी सारे कॉइन्स, और फिर उसके बाद जब मुगल रूल आया तो उन्होंने भी अपने अलग अलग कॉइन्स इशूड कराए। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स बेटा। अब मैं आपको पहले इतनी चैप्टर्स को समझने की कोशिश करें, मैं आपको बाकी का जो पार्ट है मैं आपको कल की वीडियो में समझा। ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ ले लो, फिर कल से हम यहाँ लिटरेरी सोर्स से पढ़ेंगे। तो जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर है ना, इनके बारे में पढ़ो। पेंटिंग्स मैंने बता ही दिया ना आपको कि जो आप जो पेंटिंग्स बनवाते हैं ना, किसी भी तरीके का चित्र। स्कल्पचर क्या होते हैं, जो भी आप कोई भी चीज़ की आकृति वगैरह बनवाते हैं, किसी की मूर्ति वगैरह बनवाते हैं, वो सारे क्या है,
स्कल्पचर है। तो ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। सारे हमारे मिडिवल हिस्ट्री जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है, और ये सारे लोग रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी चेंज होते गए। फिर फॉरेस्ट लाइफ, कोड, सेंस एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज। माइथोलॉजिकल क्या होते हैं बेटा? जैसे हम सोच विचार कर कुछ स्टोरी बना लेते हैं। जैसे मान लो अभी कुछ हुआ नहीं है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ नहीं है और वो समझ ले कि भाई मुझे कोरोना हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर मेरी कंडीशन बिगड़ी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो ये सारे क्या है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, यानी कि एक काल्पनिक बातें हैं, ये मिथ्य बातें हैं, झूठी बातें। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बस सोचने में ही है ऐसा कुछ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें स्कल्पचर और पेंटिंग्स के जरिए मान दिखाया जाता है कि कुछ पेंटिंग्स आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस तरीके की बनी हुई है। कुछ पेंटिंग उसी दौरान बनी थी जिस दौरान ये सारे राजा हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें जो हमें पेंटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ओके बेटा, फिर आपका ये आता है मैनीचर। मैनीचर क्या होता है बेटा? आपका होता है जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है। मैनीचर पेंटिंग्स क्या है? जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, ऑल्सो इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। ये इन चीज़ों का भी डेवलप हुआ है। जैसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर, मैंने बताया था ना, स्कल्पचर क्या है? मूर्ति वगैरह। स्कल्पचर क्या है बेटा? मूर्ति। तो हमें पुराने जमाने में एक ब्रॉन्ज का स्कल्पचर मिला हुआ है। किसका मिला है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है बेटा? कांसा। ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा। उनका भी स्कल्पचर मिला हुआ है, जिसका पर किसकी मूर्ति है? नटराज की मूर्ति है। किसकी मूर्ति बेटा? नटराज की मूर्ति है। और उसमें जो नटराज की मूर्ति, उसमें दिखाया गया है कि जो वो नटराज की जो आकृति है वो कौन है? भगवान कृष्ण बने हुए हैं, यानी सॉरी भगवान शिव की आकृति है, जिनको दिखाया गया है तांडव करते हुए। क्या दिखाया गया है? भगवान शिव की आकृति है, और जिसको क्या दर्शा? शिवा है ना, ब्रॉन्ज की मूर्ति है। और उस पर कौन सी डांसिंग फॉर्मेशन बनी है? शिवा की डांसिंग फॉर्मेशन बनी हुई है, जो कि हमें ये दिखाती है कि उस दौरान भी नाट्य वगैरह हुआ करते हैं, मिडिवल पीरियड में नाट्य हुआ करते थे। तो इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द स्कल्पचर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस स्कल्पचर, द स्कल्पचर वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बना होता है बेटा? कांसा। इसकी हिंदी क्या होती है? कांसा। ब्रॉन्ज क्या होता है बेटा? कांसा होता है, ठीक है ना, कांसा। वुड और स्टोन एंड, अब देखो सिर्फ ब्रॉन्ज की मूर्ति नहीं है, इसके साथ देखो लकड़ी की भी कुछ मूर्तियां मिली है, स्टोन की भी मिली है। एंड डेपिक्टेड फिगर ऑफ गॉड्स एंड गुडेस, क्वींस एंड किंग्स। और भी इस तरीके की फिगर्स हमें मिली हुई है, जैसे भगवान की और देवियों की, क्वींस रानियों की और राजाओं की, यानी राजा और रानियों की भी हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं इन द मिडिल पीरियड। Okay beta, I hope you understand these information. Really trust me guys, believe me, this information is beneficial for all students. And बच्चों अच्छे से पढ़ो, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, और जिन बच्चों के पास इसका सोर्स नहीं है, पढ़ने का संसाधन नहीं है, प्लीज़ उसको शेयर करो, जिससे कि वो भी पढ़ पाए, उसको भी नॉलेज प्राप्त हो। आगे का चैप्टर बेटा मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। जब तक आप ये वीडियो देखो और इसको यहाँ तक समझने की कोशिश करो। ओके बेटा, अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके बेटा, टेक केयर ऑल, बाय।